प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA अंतिम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारत से धन के निष्कासन के विषय में चर्चा करेंगे। 712 ईस्वी में भारत पर मुस्लिम आक्रमण का जो सिलसिला आरंभ हुआ वह 1761 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्ष तक जारी रहा। इस दौर में उत्तर भारत पश्चिमी भारत से अपार धन संपदा लूटी गई। फिर भी इन आक्रमणों से धन का निष्कासन उतना अधिक नहीं हुआ जितना 1757 से 1947 तक हुआ। भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, ब्रिटेन अपने शासन की कीमत पर भारत की संपदा को छीन रहा है। भारत में वसूल किए गए राजस्व का 1/4 भाग भारत से बाहर चला जाता है। भारत का रक्त निरंतर निचोड़ा जा रहा है। MG रानाडे ने भी 1872 ईस्वी में अपने भाषण में कहा कि भारत की राष्ट्रीय आय के 1/3 से अधिक हिस्से को ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी न किसी रूप में वसूला जाता है। रमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है, भारत में हो रही धन की निकासी का उदाहरण आज तक विश्व के किसी देश में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश अनरूल इन इंडिया नामक शोध ग्रंथ में भारत से धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसकी 4 प्रमुख बातें इस प्रकार से हैं। धन के बहिर्गमन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले भारत को उसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ प्राप्त नहीं होता था। धन के बहिर्गमन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम ब्रिटिश प्रशासनिक, सैनिक और रेलवे अधिकारियों के वेतन देना, आय व बचत के एक भाग को इंग्लैंड भेजना और अंग्रेज अधिकारियों की वे पेंशन एवं अवकाश भत्तों का इंग्लैंड में भुगतान करना था। धन का बहिर्गमन भारत की निर्धनता का मुख्य कारण है। धन निष्कासन की मात्रा एवं स्वरूप के अंतर्गत कुछ अनुमान इस प्रकार से हैं। नंबर 1, बंगाल प्रांत में प्राप्त होने वाले राजस्व व्यय विवरण के अनुसार कंपनी ने प्रथम 6 वर्षों में 1765 से 71 तक 1,63,66,991 पौंड शुद्ध राजस्व अर्जित किया, जिसमें से 90,27,609 पौंड खर्च कर दिया। शेष बचे 40,69,152 पौंड का सामान इंग्लैंड भेज दिया गया। नंबर 2, विलियम डिग्बी के अनुसार 1757 से 1815 ईस्वी तक भारत से 50 से 100 करोड़ पौंड की राशि इंग्लैंड भेजी गई। मॉर्टन मॉन्टगोमरी के अनुमान से 1828 ईस्वी में 30,000 मिलियन पौंड 3 करोड़ पौंड प्रतिवर्ष की दर से यह निर्गम किया गया। जॉर्ज विंसेंट द्वारा 1859 ईस्वी में लगाए गए अनुमान के अनुसार 1834 ईस्वी से 1851 ईस्वी तक भारत से 42,21,611 पौंड धन का निष्कासन प्रतिवर्ष हुआ। भारत को कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश ताज को सत्ता हस्तांतरण से संबंधित व्यय, चीन के साथ हुए युद्धों के व्यय, लंदन में इंडिया ऑफिस के व्यय, भारतीय सेना के रेजिमेंटों के प्रशिक्षण व्यय, चीन और फारस में इंग्लैंड के राजनीतिक दुश्मनों के व्यय, इंग्लैंड से भारत तथा टेलीग्राफ लाइनों के संपूर्ण व्यय आदि अनेक व्यय चुकाने पड़ते थे। इस कारण भारत पर वर्ष 1850-51 में 5.50 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया। कंपनी के अनुसार 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में 47 करोड़ रुपए व्यय हुए। इसे भारत पर कर्ज बनाया गया। दादा भाई नौरोजी तथा RC दत्त आदि राष्ट्रवादियों ने 1883 से 1892 तक 10 वर्षों में इंग्लैंड को भेजी गई राशि 359 करोड़ पौंड बताई गई है। इसके समग्र विश्लेषण पर अर्थशास्त्री निष्कर्ष पर पहुँचे 1834 से 1924 ईस्वी तक 90 वर्ष में भारत से 394 से 591 मिलियन पौंड राशि इंग्लैंड को भेजी गई। इस धन निष्कासन के अनेक दुष्परिणाम हुए। पहला, 1939-40 में भारत सरकार पर ब्रिटिश सरकार का 1200 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। आश्चर्य है, 1850-51 में कर्ज केवल 5.5 करोड़ रुपए का था। नंबर 2, कर्ज बढ़ने से भारतीयों पर करों का बोझ बढ़ गया। भारत का यह कर प्रति व्यक्ति आय का 14% से अधिक था। नंबर 3, देश में दरिद्रता बढ़ने से बार बार अकाल पड़ने लगे, जिससे हजारों लोग मरने लगे। प्रायः 3 करोड़ लोग इन अकालों में मरे।
भारत की अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गई, जिससे देश में गहरा आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। नंबर 5, आम भारतीय जीवन में अंग्रेजों के शासन से घृणा उत्पन्न हो गई, इससे राष्ट्रीय आंदोलनों का बल मिला। धन निष्कासन के संबंध में राष्ट्रवादी नेताओं ने अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। लाला भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को समस्त बुराइयों की बुराई, इविल ऑफ ऑल इविल्स बताया है। 1905 में उन्होंने कहा, धन का बहिर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीय निर्धनता का मुख्य कारण। R.C. दत्त ने कहा, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना तो सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर फिर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करते थे। धन निष्कासन के संबंध में विदेशी विद्वानों ने भी कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं। लॉर्ड क्लाइव बंगाल को एडन का बगीचा एवं सोने का खजाना कहता था। उसने एडन के बगीचे को इंग्लैंड वासियों की तरफ से लूटने का काम आरंभ किया। इसे देखकर स्वयं अंग्रेज अधिकारियों के दिल दहल उठे। असम के चीफ कमिश्नर चार्ल्स इलियन ने व्यथित होकर लिखा, मैं यह कहने में बिल्कुल नहीं हिचकूंगा कि आधे किसान साल भर में कभी यह भी नहीं जानते कि पूरा भोजन किस चिड़िया का नाम है। यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है कि भारत में 10 करोड़ मनुष्यों की प्रतिशत आय $5 वार्षिक से अधिक नहीं है। मैकडोनाल्ड ने लिखा, भारत में 3 करोड़ से 5 करोड़ तक ऐसे परिवार हैं जिनकी आय 3.5 पेंस प्रतिदिन से अधिक नहीं है। विलियम हंटर ने 1883 ईस्वी में वायसराय की काउंसिल में कहा था कि सरकार का लगान किसानों और उनके परिवारों के लिए पूरा अन्न भी नहीं छोड़ता। ब्रिटिश साम्राज्य में भारत के किसान के समान हृदय दर्द करने वाला और कोई मनुष्य नहीं है। राष्ट्रीय आय के विशेषज्ञ कॉलिन क्लार्क ने विवरण सहित लिखा, 1924-25 ईस्वी के संसार में सबसे कम प्रतिशत आय भारतीय की आय से 5 गुना अधिक थी। इस प्रकार 20वीं सदी के अंत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य का ज्ञान होने पर भी एक भारतीय की औसत आयु 32 वर्ष थी, जबकि पश्चिम यूरोप के एक व्यक्ति की औसत आयु 60 वर्ष थी। पौष्टिक आहार के अभाव में भारतीय शीघ्र बीमार हो जाते थे, उपचार के अभाव में 32 वर्ष की औसत आयु में ही मर जाते थे। इस प्रकार धन के निष्कासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था, समाज और मानवीयता को तबाह और बर्बाद कर दिया। धन्यवाद।